हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी टफ फेज रहा है मार्केट के लिए, खासतौर से पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी तो फिर भी ठीक रहे हैं, उन्होंने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर पोर्टफोलियो जो हैं वो निफ्टी या बैंक निफ्टी में नहीं कॉन्सेंट्रेटेड होते, और ज़्यादातर पोर्टफोलियोज़ ने इस साल एक्चुअली काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस झेली है। इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है इक्विटी मार्केट्स को देखकर, जब हम 2025 के ऑलमोस्ट लास्ट फेज में हैं? गुड आफ्टरनून अनुज। जैसे आप बता रहे हैं वो सही बात है कि इस बार जो ब्रॉडर एंड में जो करेक्शन हुआ है उसके हिसाब से काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज के परफॉर्मेंस या इंडिविजुअल स्टॉक्स के परफॉर्मेंस जो है वो इंडेक्स जैसे नहीं रहे हैं। और इंडेक्स में जो आप देख रहे हैं वो एक तरफ से बाकी ब्रॉडर एंड में जो हुआ है उसको एक तरफ से मास्क कर रहा है, बोल सकते हैं। अगर आप इंडेक्स देखते हैं तो शायद फ्लैटिश का एक एक ट्रेंड दिखेगा आपको ईयर ऑन ईयर, लेकिन करीब करीब 75% जो स्टॉक्स हैं वो 10% से ज़्यादा गिर चुके हैं इस साल में। तो क्लियरली जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं वो नैरो हो चुका है मार्केट में, और उसी हिसाब से पोर्टफोलियो रिटर्न्स या इंडिविजुअल स्टॉक रिटर्न्स का जो भी एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी नीचे लेवल का रियलिटी है। लेकिन अगर आप 2026 को देखते हैं तो यहाँ से हमें उम्मीद है कि अर्निंग्स ग्रोथ का एक रिकवरी होना चाहिए। अभी तक तो पिछले कुछ 4 से 5 क्वार्टर एक तरफ टेपिड अर्निंग्स ग्रोथ आया था, और यहाँ से हमें लगता है कि डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ की ओर बढ़ना चाहिए। और वैल्यूएशन भी जैसे एक एक फ्लैटिश मार्केट में टाइम वाइज करेक्ट हो चुका है, मार्केट कंसोलिडेट हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ से इतना ज़्यादा शायद वोलेटिलिटी 2026 में नहीं रहेगा, यहाँ से थोड़ा बेहतर ही होना चाहिए। लेकिन ज़रूर ये भी याद रखना है कि हम किसी भी नज़र से 2020 और 24 के बीच में जो एकदम बुलिश ट्रेंड्स थे उसके आसपास भी पहुंचेंगे वो नहीं लग रहा है। लेकिन ज़रूर 2026 जो रहेगा वो 25 से बेहतर होना चाहिए, यही उम्मीद है। ओके, और इस समय फिर 2026 में आपकी टॉप थीम क्या होगी? कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा बुलिश हैं इस समय? अनुज देखिए, पहले भी हमने कुछ शोज में डिस्कस किए थे। हमें अभी भी लगता है कि स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस जो हैं वो महंगे हैं। अभी भी वहाँ पे अर्निंग्स डीग्रोथ नजर आ रहा है काफी सारे स्टॉक्स में। लेकिन लार्ज एंड मिड का जो टिल्ट रहेगा पोर्टफोलियो में वो बेहतर रहेगा हमारे हिसाब से। ये सेगमेंट वाइज हो गया। अगर आप थीम्स की बात करें तो क्लियरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा थीम है जहाँ पे शायद काफी कुछ नेगेटिव्स 2024 और 25 में प्ले आउट हो चुके हैं, और यहाँ से इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं। और अगर आप इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स भी देखते हैं निफ्टी पूल का नेक्स्ट ईयर का, करीब 35% का जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर से आने का उम्मीद है। तो हमें लगता है कि यहाँ से एक तरफ से आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होना चाहिए। इस साल भी आउट परफॉर्मेंस हमने देखा हुआ है, लेकिन शायद फ्लैटिश मार्केट में वो आउट परफॉर्मेंस इतने अच्छे तरह से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हमें लगता है कि 2026 में ये सेगमेंट अच्छा करना चाहिए। बाकी जो थीम्स है वो हैं, हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट पे बुलिश हैं। हमें लगता है काफ़ी सारे जो पॉलिसी पुश हुआ है गवर्नमेंट से पिछले कुछ महीने में, वो सब कंजम्पशन के लिए एक तरफ से पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। पहले आपका इनकम टैक्स का एक एक सेक्शन ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए कट हुआ था। उसके बाद काफ़ी सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे सोशल वेलफेयर स्कीम्स निकले जहाँ पे भी इलेक्शंस हो रहे थे या होने के उम्मीद थे। और फाइनली हमने जीएसटी का एक रीजिक भी देखा है। अगर एक ये तीनों पॉलिसीज अगर आप देखते हैं तो करीब करीब 1.4 to 1.5% ऑफ जीडीपी जो है वो कंजम्पशन बूस्ट की तरह हम मान सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये एक तिमाही या 2 तिमाही में नजर नहीं आएगा, लेकिन एक स्ट्रक्चरल तरीके से कंजम्पशन उभर कर बाहर आएगा। और उसी समय पे हमें लग रहा है कि रूरल इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत पटरी पे वापस आ रहा है। तो ओवरऑल डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है वो बेहतर रहना चाहिए अगले कुछ सालों के लिए। और एक थीम है जहाँ पे हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफी अच्छा ग्रोथ रनवे है। जरूर कुछ स्टॉक्स में यहाँ पे वैल्यूएशन महंगे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ये थीम भी हमें अच्छा लगता है। जो फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर जो सर्विसेज का
थीम है। फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स इतने ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन ज़रूर हॉस्पिटल्स एंड उसके अलाइड सर्विसेज जो भी हैं वहाँ पे थोड़ा महंगे वैल्यूएशंस है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो बनाने पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल ये थीम में भी हमें लगता है कि 2026 में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। अच्छा हर्षा जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कहाँ कहाँ नमस्कार। पे आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है सबसे अच्छी? मैं लार्ज कैप में ग्रोथ का एक्सपेंशन मतलब सबसे अच्छा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? और एक और चीज़ मेरा प्रश्न है आपसे यहाँ पे, क्या ऑलरेडी ऑटो में एक पोस्ट जीएसटी जिस प्रकार की ग्रोथ आनी थी जो सेल्स नंबर में ट्रांसलेट होना था, वो क्या प्राइस में है क्या ऑलरेडी? वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एक्सपेक्टेशंस देखेंगे सेक्टर वाइज, एक अच्छी बात यह है कि भले ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ज्यादा वी शेप रिकवरी नहीं है, करीब करीब हमारे हिसाब से एटलीस्ट करीब 14% का अर्निंग्स ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2027 फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन ये ग्रोथ काफी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स एक तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक सेक्टर है वो बहुत नीचे है और कोई एक सेक्टर बहुत ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे जैसे आप ब्रॉड बेस्ड एक तरफ से एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई एक सेक्टर खराब कर दिया इसलिए आपका जो ओवरऑल अर्निंग्स है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा। यही उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर का जो अर्निंग्स है वो ब्रॉड बेस्ड है, तो इसलिए काफी कुछ सेक्टर्स पार्टिसिपेट करने चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वैल्यूएशंस इतने अच्छे हो गए हैं कि आपको एक बहुत बड़ा सेक्टोरल रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। तो काफी कुछ सेक्टर्स में अभी भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ही शायद मिलेंगे, या सेकेंड हाफ में जब आप जाएंगे तो शायद वहां पे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आके शायद सेक्टोरल मूव्स बनेंगे। लेकिन पहले तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ही रहेंगे। अगर बड़े सेक्टर्स की बात करते हैं तो आईटी सर्विसेज को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर्स में हमें लगता है कि एटलीस्ट डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ 2027 में आ सकता है। तो यही उम्मीद से हमें लग रहा है कि थोड़ा ब्रॉड बेस्ड रहेगा। ओके, हर्षद जी गुड आफ्टरनून। 2025 तो काफ़ी निराशाजनक रहा निवेशकों के लिए। 2026 की हम बात कर रहे हैं। अब 2026 की जब शुरुआत होगी, आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, सेक्टोरल शिफ्ट हो रहे हैं, तो कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? पोर्टफोलियो कैसे बनाएं जो कि 2026 में एटलीस्ट पोर्टफोलियो देखकर थोड़ी तो खुशी हो, क्योंकि अभी तो पोर्टफोलियो जो आलम ये है कि लाल रंग में सना हुआ है, तो करे क्या ऐसे मार्केट में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इक्विटी जो है एक ऐसी एसेट क्लास है जो लीनियर एसेट क्लास नहीं है, तो ऊपर नीचे तो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स होते रहेंगे। और लेकिन अगर आप फंडामेंटल व्यू लेते हैं तो यहाँ से अर्निंग्स ग्रोथ की रिकवरी की एक उम्मीद है। और वैल्यूएशंस भी अगर आप स्मॉल कैप्स को एक एक डिस्कशन से बाहर रखेंगे अभी के लिए, बाकी लार्जर मिड कैप में इतने महंगे वैल्यूएशंस नहीं है। मिड कैप जरूर लार्ज कैप वैल्यूएशन से थोड़े हायर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ का जो उम्मीद है वो भी थोड़ा बेहतर है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जब तक आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और लार्ज एंड मिड कैप में एक तरफ से डाइवर्सिफाइड है, तो ठीक ठाक ही रिटर्न्स मिलने चाहिए। अगर कोई एक ऐसा डाइवर्सिफाइड फंड है जहां पे कुछ 4-5 स्मॉल कैप स्टॉक्स आ रहे हैं पोर्टफोलियो में और ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन है, तो वो शायद रिस्क नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे स्मॉल कैप में अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड वे में अगर आप पोजीशंस लेते हैं, तो जरूर आपको ये जो महंगे वैल्यूएशन से अभी भी और उस सेगमेंट में उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंडेक्स लेवल पे एटलीस्ट स्मॉल कैप्स का जो अर्निंग्स ग्रोथ है, पॉजिटिव तो छोड़ दीजिए, जो एक्सपेक्टेशन था पॉजिटिव भी थोड़ा भी पॉजिटिव नहीं है, वो डिक्लाइन देखने को आया है। तो इसीलिए लगता है कि अगर आप थोड़ा स्मॉल कैप्स को एक्सक्लूड करेंगे या सेलेक्टिव में शायद डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रखेंगे, तो वो बेहतर रहेगा एटलीस्ट अगले एक साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से। हर्षा जी, अगला सवाल उस स्पेस से जहाँ पर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है, एसेट मैनेजमेंट। कल एक और लिस्टिंग हो रही है यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रू की, आज एचडीएफसी एएमसी टॉप गेनर, सारे एएमसी स्टॉक्स टॉप गेनर, और अब तो ऑलमोस्ट सभी बड़े एएमसीज यहाँ पर लिस्टेड हैं।
क्या ये स्पेस और इसमें अगर थोड़ा और जोड़ना चाहूँ मैं, पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट थीम, यहाँ पर आप पॉजिटिव हैं क्या? बिल्कुल, हमें लगता है कि इस थीम जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट जो हम देखने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली होते हुए नजर आ रहा है। और सिर्फ यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन ये है कि कुछ कुछ स्टॉक्स काफी महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि जब भी मार्केट्स एक तरफ से करेक्शन मोड में जाते हैं, या कभी जैसे पिछले कुछ हफ्तों में हुआ था एसेट मैनेजमेंट स्टॉक्स को लेते हुए, जहां पे एक तरफ से रेगुलेटरी कंसर्न्स उभर कर आए थे और कल के डिसीजन के बाद शायद वो हट गए हैं। जैसे रेगुलेटरी कंसर्न्स आते हैं या कुछ मार्केट्स में उतार चढ़ाव होता है, तो हो सकता है कि इस सेगमेंट में वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा रहे बाकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर कंपेयर करते हैं। लेकिन जरूर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स जो हैं वो जबरदस्त हैं, और हमें लगता है कि कुछ पोजीशंस तो इस सेगमेंट में भी होना चाहिए। हाँ, अच्छा हर्षा जी, क्रूड के फर्दर कोलैप्स होने के या फिर ट्रेस होने के, कूलिंग ऑफ के कितने संकेत हैं? और अगर ये वॉर अपने अंतिम पड़ाव में है, अगर रशिया यूक्रेन, अगर ऐसा होता है तो मतलब आप क्रूड का एडवांटेज लेने वाले उन सभी पक्षों को जो क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर तमाम OMCs पर क्या व्यू रखेंगे इस पर? थोड़ा सा अगर प्रीएम्प्ट करना हो तो 26 को। देखिए वीरेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि कब ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड होगा, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में भी ऐसे कुछ अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अभी तक चलते ही जा रहा है। लेकिन मान लीजिए कि ये शॉर्ट टर्म में या नियर टर्म में कहीं एक तरफ से खत्म हो जाता है वॉर, तो जरूर हमें लगता है कि जो सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर, रशियन क्रूड के ऊपर, वो सब हट जाएगा, और जो थोड़ा बहुत सप्लाई का जो कंस्ट्रेंट्स है काफी कुछ रूट्स पे, वो भी निकल जाएंगे। और ओवरऑल ऐसे डिमांड तो बहुत ज्यादा रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो एक तरफ से एनीमिक ग्रोथ ही बोल सकते हैं, और चाइनीज का जो ग्रोथ है इकोनॉमी का, वो भी कुछ खास यहाँ से इम्प्रूव होते हुए नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल अगर डिमांड आपका क्रूड ऑयल के लिए या जो भी क्रूड डेरिवेटिव्स की हैं उनके लिए अगर फंडामेंटली एक तरफ से सॉफ्ट रहता है, और सप्लाई इश्यूज रिजॉल्व होते हैं और सैंक्शंस हट जाते हैं, और थोड़ा बहुत प्रोडक्शन इंप्रूव होने की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब चीज हो जाते हैं, तो जरूर एटलीस्ट ये तो बोल सकते हैं कि यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहा है क्रूड प्राइसेस। तो इसीलिए जितने भी क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स हैं रॉ मटेरियल की तरफ जो यूज करते हैं, उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज हैं जो एनर्जी इंटेंसिव है, जहाँ पे एक तरफ से फ्यूल कॉस्ट एक लार्ज कॉस्ट आइटम होता है, तो उन सभी कंपनी पर भी एक तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। एंड जरूर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपने जिक्र किए, वहां पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वो ऑलरेडी 2025 के परफॉर्मेंस पे भी आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी अच्छे नतीजे दिए हैं और स्टॉक परफॉर्मेंसेस भी इंडेक्स से बेहतर रहे हैं, तो वो सिचुएशन कंटिन्यू होने की उम्मीद है। ओके, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से हर्षा जी आपके लिए कि क्विक कॉमर्स स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? इटर्नल, स्विगी और अब जेप्टो की भी लिस्टिंग होने की बात आ रही है, तो क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर 2026 कैसा लग रहा है आपको, और यहाँ पर क्या अप्रोच होनी चाहिए? हमें तो लगता है कि एक जो बिजनेस मॉडल पे जो क्वेश्चन मार्क था पहले कुछ साल पहले, कि क्या क्विक कॉमर्स एक बिजनेस मॉडल की तरह उभर कर आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो क्वेश्चन तो एक तरफ से आंसर हो चुका है। आई थिंक दिस मॉडल इज गोइंग टू रिमेन। एंड एक ही क्वेश्चन ये है कि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगा, और कितना कंपटीशन नियर टर्म में इंटेंस रहेगा, और उसके हिसाब से आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, वही देखना है। तो जरूर वहां पे आपको हर एक प्लेयर का फाइनेंशियल्स पे नजर रखने पड़ेंगे, और हर एक प्लेयर का क्या रणनीति होता है कंपटीशन को लेते हुए, और कितना एग्रेसिवली डिस्काउंटिंग होता है नहीं होता है, उसके हिसाब से ओवरऑल आपको चुनने पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल स्पेस पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, और ऑलमोस्ट सभी पोर्टफोलियोज में हम क्विक कॉमर्स एक तरफ से ओवरवेट बना के चल रहे हैं।
अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे 2026 पे अपना आउटलुक you. शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।